हेलो बच्चों, वेलकम। स्वागत है आपका आनंद क्लासेज में। तो बच्चों देखिएगा, आज का अपना टॉपिक है मृदा उर्वरता। आज हम मृदा उर्वरता के बारे में देखेंगे। इसको बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं बच्चों। अपन देखो कि मृदा की वह पेत्रक क्षमता, क्या बच्चों? मृदा की वह पेत्रक क्षमता जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा, देखो बच्चों दो वर्ड दिए गए, इनको फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा एवं उचित संतुलन में प्रदान कर सके। तो बच्चों देखो, मृदा की पेत्रक क्षमता से मतलब है पेत्रक पदार्थों से। क्या है? पेत्रक पदार्थ। जैसे मृदा में अपन जानते हैं 3-4 प्रकार के कण होते हैं, बालू, सिल्ट, मृत्तिका, ऐसे 3-4 कण होते हैं जिनसे क्या होते हैं, छोटे पत्थर, चट्टाने वगैरह बनी होती है। तो बच्चों इनमें क्या होते हैं, ये पेत्रक पदार्थ होते हैं। यानी पेत्रक पदार्थों का मतलब हम सीधा सा समझ सकते हैं पोषक तत्व, जिससे पौधा ग्रोथ कर सके, अपनी सारी क्रियाएं कर सके और अपना जीवन काल पूर्ण कर सके। तो बच्चों पेत्रक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट देखते हैं अपन। पहला पॉइंट क्या है कि मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता पेत्रक पदार्थों पर निर्भर करती है। मृदा उर्वरता पेत्रक पदार्थों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो बच्चों सीधा सा देखो क्या बताया, पहले पॉइंट में अपन ने लिखा है यहाँ पे कि जो मृदा उर्वरता होती है वो मृदा में पेत्रक पदार्थों के ऊपर डिपेंड करती है। यानी पेत्रक पदार्थों का मतलब सीधा सा बच्चों पेत्रक पदार्थ में कौन आ जाएंगे? देखो पेत्रक पदार्थ में आपके अम्लीय, आग्नेय, चट्टाने, सिलिका, एल्यूमिनी, सिलिकेट, क्षारीय मृदा व औषधि चट्टाने आदि। तो बच्चों ये सब पेत्रक पदार्थ है। देखो क्या है बच्चों, अपन जानते हैं मृदा में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उनसे मिलकर ये पदार्थ बने होते हैं, ठीक है। जैसे अम्लीय, आग्नेय, चट्टाने, सिलिका होता है, SiO2, ठीक है, एल्यूमिनोसिलिकेट होता है, क्षारीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, औषधि चट्टाने होती हैं बच्चों। जब क्या होता है, तो बच्चों देखो ये पेत्रक पदार्थ क्या करते हैं, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। तो मृदा में ये एक एनर्जी, एक क्षमता पाई जाती है, ठीक है, जो क्या करती है, पौधों को ग्रोथ करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। उसे बोलते हैं बच्चों मृदा उर्वरता। यानी एक अच्छी मृदा, यानी एक अच्छी उर्वर मृदा किसे बोल सकते हैं हम? जिसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व, ठीक है, उसे हम उर्वर मृदा बोलते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो बच्चे पेत्रक पदार्थ आपके कंप्लीट हो गया। पेत्रक पदार्थ बच्चे ये शब्द आपके आगे भी आएगा अभी, ठीक है। चलो देखेगा अगला पॉइंट। जैसे हम लिखते हैं बच्चों, अब जो इसके बाद बच्चों टॉपिक आया आपके वो है प्रभावित करने वाले कारक। क्या है बच्चों? प्रभावित करने वाले कारक। भाई मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो इसमें सबसे देखो ये फैक्टर्स, ये कारक 2 प्रकार के होते हैं। ये कारक 2 प्रकार के होते हैं। चलो पहला कौन सा होता है बच्चों? पहला होता है, पहला कारक आता है अपने प्राकृतिक कारक। क्या आता है? प्राकृतिक कारक। नेचुरल फैक्टर बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? नेचुरल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स बोलते हैं। इसके बावजूद देखो नंबर 2 है आपके कृत्रिम कारक। क्या है बच्चों? कृत्रिम कारक यानी क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फैक्टर।
फैक्टर। बच्चों देखो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। देखो बच्चों मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक अब हम देख रहे हैं तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कारक और दूसरा होता है कृत्रिम कारक। तो बच्चों सबसे पहले हम आज देखो बच्चों आज के जो टॉपिक में अपन देखने वाले हैं कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं। चलो बच्चों मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाते हुए चलना। अच्छी बात है अगर आप नोट्स बनाते हो तो। चलो पहला आता है अपने कृत्रिम कारक, प्राकृतिक कारक प्राकृतिक कारक। इसमें नंबर 1 आएगा बच्चों पैतृक पदार्थ। देखो अभी टेस्ट मैंने बताया था इसको बोलते हैं बच्चों पैतृक पदार्थ, ठीक है ना। अब जो पैतृक पदार्थों के बारे में अभी जस्ट बताया मैंने बच्चों आपको, ठीक है। मृदा में ये पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो बच्चों देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन लिखते हैं कि मृदा उर्वरता पैतृक पदार्थों पर निर्भर करती है। कैसे करती है बच्चों? भाई पैतृक पदार्थ पर कैसे निर्भर करती है, दो पॉइंट देखने वाले हैं। इन दोनों पॉइंटों में बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मृदा उर्वरता पैतृक पदार्थों के ऊपर कैसे निर्भर करती है। चलो आ जाओ। पहला पॉइंट होता है बच्चों देखो कि अम्लीय आग्नेय चट्टाने प्लस बालू पत्थर इन दोनों के अपक्षय से, क्या बच्चों? इन दोनों के अपक्षय से बालू मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? इन दोनों प्रकार के पैतृक पदार्थों से यानी अम्लीय आग्नेय चट्टानें व बालू पत्थर आदि के अपक्षय से बलुई मृदा का निर्माण होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ भी एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहा है कि चलो बताइए कौन कौन से पदार्थों के द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है। तो आप बताओगे अम्लीय आग्नेय चट्टानें वो बालू पत्थर के द्वारा क्या होता है, या इनके अपक्षय से क्या होता है बच्चों? बलुई मृदा का निर्माण होता है। तो बच्चों देखो जो बलुई मृदा होती है इसमें क्षार पदार्थों की मात्रा कम होती है। क्या होती है बच्चों? इसमें क्षार पदार्थों की मात्रा कम होती है। क्षार पदार्थों की मात्रा कम होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों? इसीलिए ये मृदा कम उर्वर होती है। ये देख लीजिए बच्चों, जब ये पैतृक पदार्थ टूटे या इनका अपक्षय हुआ, धीरे धीरे नष्ट होने लगे, तो इनसे बलुई मृदा का निर्माण हुआ बच्चों। और इन पैतृक पदार्थों से जिस प्रकार की मृदा बनती है उसमें क्षार पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। और बच्चों देखो पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा है कि ऐसी मृदा जिसमें क्षार पदार्थ कम पाए जाते हैं वो मृदाएं कम उर्वर यानी कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? वो मृदाएं कैसे होती है बच्चों? कम उर्वर व कम उपजाऊ होती है। चलो इसके बाद देखते हैं आगे और भी पैतृक पदार्थ आएंगे जिनके अपक्षय से क्या होता है। चलो अब ये तो पता पड़ गया बच्चों कि इन पैतृक पदार्थों की वजह से इस मृदा में यानी बलुई मृदा में क्षार पदार्थ कम पाए जाते हैं, इस वजह से कम उर्वर होती है, कम उपजाऊ। अब ज़्यादा कौन सी वाली होगी ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलो बच्चों लिखो क्षारीय मृदा व अवसादी मृदा। क्षारीय मृदा
वो अवसादी मृदाओं के अपक्षय से। बच्चों आपको देखो, ये तो बिल्कुल मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि लंबी की लंबी ऐसे थ्योरी लिखनी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट चाहो तो आपको तो एग्जाम में कहीं लिखना हो थ्योरी तो आपको तो बिल्कुल कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। बस ये आपके समझने के लिए कि बच्चों देखो, क्षारीय मृदा और अवसादी मृदाओं की अपक्षय से क्या होता है, भारी मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, भारी मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। और बच्चों ऐसी मृदाओं में क्षार ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्षार पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों जब क्या होता है, क्षारीय मृदा और औषधि मृदा, इन दोनों की अपक्षय से क्या होता है, भारी मृदा। बच्चों भारी मृदा मतलब अपन दोमट मृदा बोल सकते हैं। एक अच्छी मृदा जो अच्छी उर्वरक होती है, पौधों के लिए काफ़ी प्रभावशाली, एवं देखो इनके अपक्षय से भारी मृदा का निर्माण होता है। ऐसे मृदाओं में क्षार पदार्थ की मात्रा क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। और आप समझ गए होंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए उसको उल्टा कर लो, इसीलिए ये मृदाएं क्या हो जाएंगी बच्चों, ये मृदाएं अधिक उर्वर होगी। देखो बच्चों, तो ये बात है बच्चों, देखो अब पता लगा कि पेचक पदार्थ किस प्रकार प्रभावित करते हैं मृदा उर्वरता को, ठीक है। तो बच्चों सीधा से बच्चों एक ध्यान रखना कि जिन मृदाओं में क्षार पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं वो कम उर्वर होती है, और जिनमें ज़्यादा पाए जाते हैं वो क्या होती है, अधिक उर्वर यानी उपजाऊ होती है। चलो ये एक फैक्टर आपके कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे फैक्टर पे बनाते हैं। दूसरा फैक्टर आपके आएगा स्थलाकृति। क्या आएगा बच्चों, अगला फैक्टर आएगा आपके स्थलाकृति। स्थलाकृति से मतलब समझते हो बच्चों, स्थलों में कृतियां, क्या हो जाएगा, स्थलाकृति। दूसरा फैक्टर आएगा बच्चों स्थलाकृति। स्थलाकृति देखो बच्चों, स्थलाकृति का मतलब सीधा सा अपन देखते हैं बच्चों, ढालू पहाड़ी वाले क्षेत्र, ढालू पहाड़ी वाले क्षेत्र। तो बच्चों स्थलाकृति में ढालू पहाड़ी वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। जो ढालू पहाड़ी वाले जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ की जो मृदा होती है वो ज़्यादा उर्वर होती है या कम उर्वर होती है, या ये मृदा उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करती है। ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की जो मृदाएं होती है बच्चों, या स्थलाकृति मृदा उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, चलो देखते हैं। तो बच्चों देखो ये डायग्राम देखिए, इसको देखो बच्चों, ये तो पूरा ढालू भाग हो गया। क्या हो गया, ढालू भाग हो गया, ठीक है। ये तो पूरा ढालू भाग हो गया। अब इसके बाद बच्चों जो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक का ये भाग भी क्या हो गया, ऊबड़ खाबड़। क्या हो गया, ऊबड़ खाबड़, ठीक है। इसके बावजूद बच्चों देखो ये जो जगह है ये बिल्कुल आपको कैसी दिखाई दे रही है, समतल। क्या दिखाई दे रही है, समतल। तो बच्चों दो कंडीशन बनती है। क्या बनती है, दो कंडीशन बनती है। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ मृदा उर्वरता ज़्यादा होती है कि यहाँ होती है कि यहाँ होती है। तीन कंडीशन दिखाई दे रही है बच्चों, एक तो ढालू भाग हो गया, ऊबड़ खाबड़, और एक बिल्कुल समतल। क्या हो गया, एक बिल्कुल समतल। अब बच्चों क्या होता है, बारिश के दिनों में क्या होता है कि जैसे मान लो बारिश हो रही है, ठीक है। अब इस ढालू भाग पे जैसे पानी गिरता है, क्या होता है, जैसे बारिश हो रही है, जैसे यहाँ पर क्या होता है पानी गिरता है, तो यहाँ के जो ये ढालू भाग का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी मृदा है, यहाँ पर जितने भी पोषक तत्व, क्या क्या चीज़ें हो सकती है बच्चों, पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ,
ये पोषक, जैसे बच्चों बारिश होती है तो ऊपरी मृदा में से देखो बच्चों ये कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व सीधे यहाँ से बेकर कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। जो या तो इस यहाँ पर देखो जो समतल भाग होता है यहाँ आके इकट्ठे होंगे, यहाँ आ जाएंगे बेकर। कहाँ आ जाएंगे, इस ढालू भाग से यहाँ से बहते हुए सीधे कहाँ आ जाएंगे, समतल भाग में आएंगे। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ बारिश होती है बच्चों देखो, तो यहाँ से भी क्या होते हैं, पोषक तत्व या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे और ले दे के वो क्या होते हैं, वही समतल भाग में जाएंगे। तो बच्चों देखो ऐसा होता है। अब जैसे बारिश, अब जो पोषक तत्व थे, जो कार्बनिक पदार्थ थे, भाई किसी भी उर्वर मृदा का मतलब होता है बच्चों कौन सी मृदा पौधे को अच्छे से ग्रोथ करवाएगी, अधिक उपजाऊ कहलाएगी, जिसमें अच्छी मात्रा में उच्च संतुलन में पोषक तत्व होते हैं, जिसमें क्रियाशील तत्व होते हैं, जीवांश पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक है, और जल और वायु का संचार अच्छा होता है, उसको हम एक अच्छी उर्वर मृदा बोल सकते हैं। तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ बेके कहाँ आ गए, नीचे आ गए, और जो तत्व आ रहे हैं वो समतल भाग पे आ रहे हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ढालू भाग जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की मृदा क्या होती है, कम उर्वर होती है, किसके अपेक्षा, समतल भाग की अपेक्षा, यहाँ पे ज़्यादा उर्वर होगी। ओके, तो इस कृति का ये इफेक्ट पड़ता है बच्चों मृदा उर्वरता यानी सोइल फर्टिलिटी पर। चलो अगला फैक्टर देखते हैं बच्चों, क्या आता है अगला फैक्टर। हमारा अगला फैक्टर क्या होता है, देखो अच्छा, हमारा अगला फैक्टर है नंबर 3। अगला फैक्टर आता है मृदा आयु। क्या आएगा बच्चों, मृदा आयु। बच्चों अच्छे से समझे मेरे साथ बिल्कुल चलते हुए। आपकी जो बुक है चैप्टर में उसमें पूरा एक मेजर क्वेश्चन बनता है, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि मृदा उर्वरता को समझाते हुए उसके प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो आपको अच्छे से डिटेल में वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो तीसरा जो आया अपने मृदा आयु, उसको बोलते हैं सोइल एज। क्या बोलते हैं बच्चों, सोइल एज बोलते हैं, मृदा आयु। देखो बच्चों मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ, मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ, मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ, मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा उर्वरता में भी कमी आती है, मृदा उर्वरता में भी कमी आती है। तो चलो बच्चों देखिए कि मृदा आयु का मतलब होता है बच्चों, जैसे मृदा आयु का क्या इफेक्ट पड़ता है मृदा उर्वरता के ऊपर। तो देखो बच्चों मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा उर्वरता में भी क्या होती है बच्चों, कमी होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है बच्चों, चलो इधर देखिए कि जैसे मृदा पुरानी होती जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आने लगती है। अपन क्या करते हैं बच्चों को, लगातार फसलें उगा रहे हैं उसमें, ठीक है, मृदाक्षरण हो सकता है, अपक्षालन हो सकता है। इन कारणों से बच्चों क्या होता है, इस मृदा की आयु के बढ़ने के साथ साथ इसकी मृदा उर्वरता भी कम होने जाती है। बच्चे जानते हैं किसी फसल को बार बार वहाँ पे उगा रहे हैं तो क्या करते हैं, उसके जो निश्चित रूप से जो अंतर्निहित तत्व होते हैं उनको प्राप्त करता रहता है। तो एक बार एक ही भूमि में बार बार अपन जो फसल उगाते जा रहे हैं उससे क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी आती है। उससे क्या होता है बच्चों, मृदा उर्वरता में भी कमी आती है। जितनी मृदा पुरानी होती जाएगी उतनी क्या होता है, उसमें उसका उत्पादन कम होता जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, उसके जो गुणों में क्या होते हैं, कमी आने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। तो देखो बच्चों मृदा आयु क्या होता है, सोइल एज होती है, यानी मृदा आयु के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मृदा उर्वरता में भी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो बच्चों क्या क्या कारण होते हैं, देखो वो रीजन देख लो तुम कि कारण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा उर्वरता कम होती है, मृदा जैसे पुरानी होने लग जाती है। तो एक बार तो बच्चों देखो, अधिक अपक्षय, ठीक है, लगातार फसलों को उगाना, मृदाक्षरण
और मृदा का अपक्षालन, मृदा का अपक्षालन। तो बच्चों देखो ये 4 कारण होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, मृदा पुरानी होती जाती है, उसकी उर्वरता में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। एक तो अधिक अपक्षय, तो प्राकृतिक कारकों के कारण जैसे मृदा के साथ हवा जलवायु होता है बच्चों, इनके द्वारा क्या होता है मृदा का अपक्षय होता रहता है, वो टूटती रहती है, बारीक होती रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसके गुणों में कुछ कमी आती है, ठीक है। लगातार फसलों को उगाना, लगातार फसलों उगाने से भी पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आती जाती है, ठीक है। मृदा क्षरण, मृदा के कटाव यानी मृदा क्षरण या मृदा के कटाव से क्या होता है बच्चों, उसके जो ऊपरी तत्व होते हैं, पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, उनकी मात्रा में कमी आती है। मृदा का अपक्षालन, मृदा का अपक्षालन देखो बच्चों यहाँ पे फोकस कीजिए, क्या होता है ये मृदा का अपक्षालन। बच्चों मृदा का अपक्षालन से मतलब ये देखो बच्चों क्या होता है कि ये तो मृदा की ऊपरी परत है, ठीक है। 4 परतें होती है ना बच्चों, अपन ने पढ़ा था 4 परतें होती है मृदा में, ठीक है। ये मृदा की सबसे ऊपरी परत उपजाऊ परत होती है, उर्वर परत होती है। सारे कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं बच्चे, सारे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ व पोषक तत्व यहाँ उपस्थित होते हैं। जब ज़्यादा वर्षा होती है बच्चों, ज़्यादा तेज वर्षा होती है तो बच्चों क्या होते हैं, ये पोषक तत्व क्या होते हैं, ये पोषक तत्व का जल के साथ घुलकर नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बच्चों, ये पोषक तत्व यहाँ आ गए अब, ठीक है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या ज़्यादा वर्षा होने पर बच्चों क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ से पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ घुल के सीधे कहाँ आते हैं, नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, मृदा की ऊपरी परत से पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर, फिर से देखिए कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर मृदा के नीचे वाले संस्तरों में चले आना, उसको बोलते हैं बच्चों अपक्षालन। क्या बोलते हैं, जिससे भी क्या होती है बच्चों, अब मृदा की जो उर्वर परत होती है वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सारे अच्छे तत्व नीचे आ गए, तो मृदा उर्वरता में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी होगी, ठीक है। चलो अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर आता है हमारे नंबर 4, मृदा प्रोफाइल की गहराई। क्या आएगा बच्चों, मृदा प्रोफाइल की गहराई। चलो देखो बच्चों, मृदा प्रोफाइल की गहराई। चौथा फैक्टर आता है अपने, सॉरी बच्चों देखो चौथा फैक्टर पहले अपन पढ़ लेते जलवायु। चौथा फैक्टर आता है जलवायु, जलवायु इसको बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। अब देखो बच्चों क्लाइमेट यानी जलवायु, जलवायु शब्द से आप क्या समझते हो, 11th में आपके जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपके मौसम और जलवायु, वहाँ पे अपन ने पढ़ा है बच्चों कि जलवायु क्या होता है। तो जलवायु शब्द का मतलब बच्चों देखो अब देखो अब ये देखते हैं अपन कि मृदा उर्वरता को जलवायु किस प्रकार से इफेक्टिव करती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है बच्चों। चलो देख लीजिएगा। देखो बच्चों कभी भी अगर जलवायु इस शब्द की बात आती है आपके सामने क्वेश्चन में, जलवायु किसी भी मैटर या किसी भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड या कोई शब्द से रिलेटेड, उसमें आपको जलवायु से आंसर देना हो, कुछ समझाना हो, तो अपन जलवायु में मैंने बता रखा है पिछली कक्षा में जलवायु की बात आती है तो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अपन को बताना होता है। देखो बच्चों एक तो होता है जल, क्या होता है जल बच्चों, एक होता है वायु, और तीसरी चीज बच्चों अपने क्या आती है, चलो बताइए फटाफट। तीसरी चीज क्या आती है, ताप। क्या आता है बच्चों, ताप, टेम्परेचर। तो बच्चों देखो ये तीनों जल है, ताप है, वायु, ये तीनों चीजें किस प्रकार से मृदा उर्वरता को यानी सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करती है, चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों पहला जो पॉइंट है कि अधिक वर्षा वाले, इसकी बात करते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पोषक तत्व, पोषक तत्व जल के साथ घुलकर, जल के साथ घुलकर, जल के साथ घुलकर, अभी जस्ट पीछे आई थी बच्चों ये बात, घुलकर मृदा के नीचे
मृदा के नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं। और जिससे बच्चे क्या होता है तुम जानते हो, मृदा उर्वरता में कमी आएगी। यस, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर क्या होता है, जो ज़्यादा वर्षा होने की वजह से क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं जल के स्थल नीचे वाले संस्तरों में पहुँच जाते हैं और ऊपर कुछ बचता नहीं है, तो मृदा उर्वरता में कमी आएगी। यस, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों, इससे और दूसरी ओर क्या होता है बच्चों, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है। देखो बच्चों, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के क्षारीय होने का खतरा बना रहता है। चलो बच्चों देखो, जहाँ पे वर्षा कम होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, मृदा क्षारीय न हो जाए ये खतरा बना रहता है। और ज़्यादा क्षारीय मृदा बच्चों पौधों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। क्या होती है बच्चों, ज़्यादा क्षारीय मृदा पौधों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो बच्चों देखो, जल से कैसे प्रभावित हुई मृदा उर्वरता। अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो क्या होता है, पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ भी मृदा में उर्वरता में कमी आ रही है। और बच्चों ज़्यादा क्षारीय हो जाए, बिल्कुल कम वर्षा होगी, देखो ज़्यादा वर्षा हो रही है तब भी खराब, कम हो रही है तब भी खराब, दोनों जगह मृदा उर्वरता में कमी आ रही है। बच्चों अपन जानते हैं किसी भी चीज़ के लिए एक इष्टतम मान, जैसे जल हो, वायु हो, सबके लिए इष्टतम जो मात्रा होती है उसकी आवश्यकता होती है। अगर इस इष्टतम से ज़्यादा होता है या कम होता है तो नुकसान की बात होती है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, अब मैं वायु और ताप को बच्चों एक साथ बता देता हूँ, वायु और ताप को एक साथ बता देता हूँ। चलो देखो, वायु और ताप को मैं एक साथ बता देता हूँ बच्चों। होता क्या है, देखो वायु और जो ताप ये दोनों मृदा उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चलो देखिए, तेज शुष्क वायु के कारण पौधे जल की कमी को महसूस करने लग जाते हैं। जिससे टेंशन में आ जाते बच्चों, सोचते कि इतनी जल की कमी कैसे आ रही है भैया, अगर जल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, टेंशन में आ गए। तो क्या हुआ बच्चों, जल की कमी महसूस होने पर क्या होता है, जिससे पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है। भैया आप दे सकते हो क्या ऑक्सीजन के बिना। तो बच्चों देखो, ये जलवायु में अपन ने देख लिया कि जलवायु यानी क्लाइमेट किस प्रकार से मृदा उर्वरता को यानी सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करती है। जल से अपन ने देखा, वायु और ताप के अनुसार भी अपन ने देखा। तो यहाँ भी बच्चों क्या हुआ, मृदा उर्वरता में कमी होती है। तभी तो बच्चों क्या होती है, पौधे को ग्रोथ नहीं करवा पाती है, ठीक है, उसको पोषक तत्व प्रदान नहीं कर पाती भाई। चलो आगे देखते हैं। अगला फैक्टर आएगा बच्चों आपके नंबर 5, मृदा प्रोफाइल की गहराई। तो बच्चों 3 और ये फैक्टर्स बचे हुए हैं इसमें।